हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन एलसीएम एचएफ पढ़ रहे हैं। एचएफ के बेसिक्स की अपन ने कल बात करी थी। उम्मीद कर रहा हूँ कल की जो बातें हैं वो आप पढ़ के आए हैं। आगे की कार्रवाई अपन क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन ने बेसिक के बाद क्या कर लिए थे, सोल्व कर लिए थे। शायद 6-7 क्वेश्चन अपन ने किए थे। ये हो गया था, ये भी अपन ने कर लिया था। चलिए इस पे आइए। क्या बोल रखा है, ये एक पजल है। आपने यदि बचपन में पहेलियां सुनी है, दादी नानी से यदि पहेलियां सुनी है शेर बकरी की, तो वैसी एक पजल है कि कुछ बकरियां हैं, कुछ भेड़ हैं, कुछ शेर हैं। उनको एक नाव से एक रिवर क्या करवानी है, क्रॉस करवानी है। क्या कंडीशन है, कैसे क्रॉस करवानी है? नाव के हर चक्कर में जानवरों की संख्या समान होनी चाहिए, हर राउंड में बराबर नंबर ऑफ एनिमल्स होने चाहिए, और क्या बोला है, हर चक्कर में सिर्फ एक ही प्रकार के जानवर होने चाहिए। यानी जिस चक्कर में आपने क्या कर लिए, बकरियों को भर लिया, उस चक्कर में क्या रहेंगी, बकरियां ही रहेंगी। जिसमें भेड़ आ गई उसमें भेड़ ही रहेंगी, जानवरों की मिलावट नहीं करनी। चलिए करिए इसको ट्राई। देखिए पहले तो एक चीज देखो, अपन को क्या करना है, इन सबको पार करवाने के लिए कम से कम कितने क्या होगी, चक्करों की आवश्यकता होगी। तो चक्कर कम से कम करने के लिए क्या जरूरी है, चक्कर कम से कम कब होंगे, जब एक चक्कर में जानवरों की संख्या क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। तो मैंने काम करते हैं, सभी जानवरों को एक ही चक्कर में भी पहुंचा सकते हैं, तो एक चक्कर में काम हो जाएगा। लेकिन ये शर्तें क्या हो जाएंगी, काम फिर नहीं करेंगे, क्योंकि एक चक्कर में क्या करना है, सिर्फ एक ही प्रकार के जानवर होने चाहिए, मिलावट करके नहीं लेके जाना है, और सब में जानवरों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए कल की तरह एक छोटा एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो सिर्फ अपने पास 20 बकरी होती, खाली 20 बकरी है। अपन इनको क्या है, नाव से क्या करवा रहे हैं, नदी पार करवा रहे हैं। ठीक है, हम एक चक्कर में क्या कर रहे हैं, अपन सिर्फ एक बकरी ले रहे हैं। एक चक्कर में कितनी बकरी ले रहे हैं, एक। तो आप बताइए कितने चक्कर की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या कहेंगे, भैया 20 चक्कर की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। यदि एक चक्कर में 2 बकरी लें तो आप बताओ कितने चक्कर चाहिए, 10 चक्कर की जरूरत पड़ेगी। यदि एक चक्कर में 3 बकरियां लेते हैं तो आप क्या 20 बकरियों को लेके जा सकते हो? 3 के हिसाब से यदि आप लेके जाओगे तो 6 चक्कर में 18 चली जाएंगी, उसके बाद 2 बकरियां बचेगी। तो 3 के हिसाब से समान संख्या में लेके ही नहीं जा सकते। यदि एक चक्कर में 4 बकरी रखें तो कितने चक्कर चाहिए, 5। एक चक्कर में यदि 5 बकरी रखते हैं तो कितने चक्कर चाहिए, 4। तो 1 बकरी, 2 बकरी, 4 बकरी, 5 बकरी। आगे यदि मैं 6 लेता हूं तो क्या 6 के हिसाब से आप 20 बकरियों को समान संख्या में लेके जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते। 7 के हिसाब से नहीं लेके जा सकते, 8 के हिसाब से भी नहीं, 9 के हिसाब से भी नहीं। यदि आप एक चक्कर में 10 बकरी रखते हो तो बताओ कितने चक्कर में काम हो जाएगा, 2 चक्कर में। और यदि 20 रखते हो तो सिर्फ एक ही चक्कर में क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो आप ये बताइए ना, समान संख्या में यदि बकरियों को लेके जाना है तो एक चक्कर में जो बकरियों की संख्या है वो कैसी आ रही है, 1 2 4 5 10 और 20। यदि सिर्फ 20 बकरियां होती तो समान संख्या में ले जाने के लिए जो एक चक्कर में बकरियों की संख्या वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी जो 20 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। ये कल वाले क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है कि जो एक चक्कर में जानवरों की संख्या होगी वो 20 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अगले पेज पे चल लेता हूं ताकि सॉल्यूशन अच्छे से अपन इसको लिख सके। हमारे पास जानवर देख लेते हैं, कितने कितने जानवर, 216, 168 और 96। 216, 168 और 96 क्या है, जानवर से। तो अभी जैसे इसने अपन को ने क्या सीख लिया कि समान संख्या में लेके जाना है तो एक चक्कर में जानवरों की संख्या जो होगी उसका भाग 20 में क्या जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि समान संख्या में ले जाने के लिए, ये आप नोट कर लीजिएगा, ले जाने के लिए एक चक्कर में जानवरों की संख्या जो होगी
एक चक्कर में जानवरों की संख्या जो होगी वह उसके बारे में हम क्या बोलेंगे। हमको 20 यदि बकरियों को लेके जाना होता तो एक चक्कर में जानवरों की संख्या कैसी होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी जिसका भाग 20 में क्या जाता, पूरा पूरा जाता। अब यदि आप 216 बकरियों को लेके जाओगे तो एक चक्कर में जानवरों की संख्या जो होगी उसका भाग 216 में पूरा पूरा जाना चाहिए, 168 में पूरा पूरा जाना चाहिए, और इनको भी तो लेके जाना है, और 96 को भी बराबर बराबर लेके जाना है, तो इसमें भी जाना चाहिए। तो एक चक्कर में जानवरों की संख्या जो होगी वह है 216, 168, वह 96 को क्या करेगी, पूरा पूरा डिवाइड करेगी। इन तीनों को पूरा पूरा क्या करेगी, डिवाइड करेगी। एक राउंड में जो नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे, वो ऐसा होना चाहिए कि वो इन तीनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करे, तभी आप समान संख्या में इनको लेके जा सकते हो। अब दूसरी शर्त क्या है कि भैया समान संख्या में तो लेके जाना ही जाना है, साथ में चक्कर क्या करने हैं, कम से कम करने हैं। तो चक्कर कम से कम करने के लिए क्या बोलोगे, चक्कर कम से कम करने के लिए हर चक्कर में जानवरों की संख्या क्या होनी चाहिए, हर चक्कर में जानवरों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। हर चक्कर में जानवरों की संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। एक चक्कर में जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए, जितने जानवर एक चक्कर में ज्यादा भरेंगे उतने ही चक्कर क्या आएंगे, अपने कम आएंगे। तो एक चक्कर में जो जानवरों की संख्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है एक चक्कर में जानवरों की संख्या, एक चक्कर में जानवरों की संख्या ये कैसी होनी चाहिए, एक चक्कर में जानवरों की जो संख्या है वो इन तीनों को पूरा पूरा क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो एक चक्कर में जानवरों की संख्या ऐसी है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगी और वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो आप बताइए ना, ऐसी संख्या कौन सी है जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करे और वो ज्यादा से ज्यादा भी हो। तो हम ये बोल सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करे। तो हम सिर्फ यूं कह देंगे कि एक चक्कर में कितने जानवर होंगे, एक चक्कर में जानवरों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, सिंपली HCF हो जाएगा। किसका HCF हो जाएगा, 216, 168 और 96 का HCF हो जाएगा। अब आप इनका HCF निकालोगे, एक चक्कर में कितने जानवर होंगे। HCF निकालना बड़ा आसान सा काम है, अपन खूब सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 48। अब ये HCF नहीं आया है क्या, 48 इसको डिवाइड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो 48 का अगला फैक्टर देखो, फिर ये तो अपने अभी सिर्फ डिफरेंस लिया है, अंतर है 48, तो 48 इनको डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो 48 का अगला फैक्टर देखो क्या है, 24 इसको भी तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इनका HCF क्या हो गया, 24 हो गया। तो हमें ये पता लग गया है कि एक चक्कर में कितने जानवर हैं, 24 जानवर है। एक चक्कर में यदि 24 जानवर है तो आप खुद बता दीजिए फिर चक्कर कितने हो जाएंगे भैया। 216 को यदि आप 24 के हिसाब से लेके जाते हो तो कितने चक्कर चाहिए, 9 चक्कर। 168 भेड़ों को आप यदि 24 के हिसाब से लेके जाते हो तो कितने चाहिए, 7 चक्कर। और यदि 96 को लेके जाते हो 24 के हिसाब से तो कितने चक्कर चाहिए, इतने। तो 9 चक्कर इनके, 7 ये और 4 ये, कितने, 17 चक्कर में, सॉरी 16 और 4 20 चक्कर में ये सभी जानवर जो हैं उनसे हम नदी क्या करवा देंगे, पार करवा देंगे। आप ये दोनों स्टेटमेंट्स को क्या है, उतारते हुए चलेंगे भाई साहब। समझाने को तो मैं सिर्फ HCF से भी आपको क्या है ओरली समझा सकता था, लेकिन ये लिखना इसलिए है कि जिन बच्चों को अभी तो समझ आ गया, लेकिन मान लो आप इसी चीज को आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद कभी रिवीजन करने जाएं और लॉजिक दिमाग से स्किप हो जाए, तो लिखा हुआ यदि होगा तो रिकॉल करने में क्या मिलेगी, मदद करेगी, याद करने में हेल्प हो जाएगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, 20 अपना आंसर हो जाएगा और अपन अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा क्यों हम एक चक्कर में जानवरों की संख्या ऐसी ले रहे थे जो 20 को डिवाइड करे। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है अपन को, उससे मिलता जुलता सवाल है। समान समारोह की परेड है, उसके लिए 3 सैनिक टुकड़ी, क्या है, टुकड़ी प्लाटून्स हैं सोल्जर्स की ABC।
उनमें कुछ समूहों में क्या करना है, खड़ा करना है, उनमें कुछ ग्रुप्स में क्या करना है, अरेंज करना है सोल्जर्स को, ताकि प्रत्येक समूह में सैनिकों की संख्या क्या हो, समान हो। हर ग्रुप में नंबर ऑफ सोल्जर्स क्या हो, सेम हो, और प्रत्येक समूह में सिर्फ एक ही टुकड़ी के क्या होने चाहिए, जानवर होने चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में वहां एक ही प्रकार के जानवर थे, यहाँ एक ही टुकड़ी के क्या है, सैनिक है, और सैनिकों की संख्या हर ग्रुप में क्या है, समान। तो एक परेड के लिए कम से कम कितने समूह बनाने पड़ेंगे यदि तीनों टुकड़ियों में सैनिकों की संख्या कितनी है, बोलिए 234, 162 और 288। इतने तो क्या है, सोल्जर्स है तीनों टुकड़ियों में। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन, बस लैंग्वेज का लहजा चेंज कर रखा है। आप बताइए वहां भी अपन ने क्या किए थे, वहां ग्रुप बनाए थे, 24-24 के ग्रुप बना के अपन ने क्या करवाई थी, नदी पार करवाई थी। तो यहाँ ग्रुप्स में अरेंज करना है, तो एक ग्रुप में कितने सोल्जर्स होंगे, आप क्या बोलेंगे, एक ग्रुप में सोल्जर्स, वहां जैसे जो बोले थे ना एक चक्कर में जानवरों की संख्या, तो एक ग्रुप में सोल्जर्स क्या हो जाएंगे, इनका HF, इनका HF आप निकालो। 234 और 162 का क्या डिफरेंस कितना होगा, 38 और 34, 72। अब 72 क्या इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा। 72 का नेक्स्ट फैक्टर क्या है, 36, 36 डिवाइड कर पा रहा है क्या इसको, 36 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। अगला देखो 24, क्या 24 डिवाइड कर रहा है, नहीं। 18 डिवाइड कर रहा है क्या, 18 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, तो 18 क्या हो जाएगा इनका HF। तो एक ग्रुप में कितने सोल्जर्स हो जाएंगे, 18। मैंने देखो क्या किया, अब मैं मान के चल रहा हूं कल वाला आप ठीक ठाक पढ़ के आए हो तो थोड़ा तेज चल रहे हैं। हमने इनका HF निकालने के लिए इनका अंतर लिया 72। 72 से अब अपन देख रहे हैं कि HF जो होगा वो 72 या इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अपन बड़े फैक्टर से ही ट्राई करना चाह रहे थे। 72 का भाग देके देखा, इसमें नहीं जा रहा, तो 72 का अगला फैक्टर क्या है, बड़े से ट्राई यदि करें तो 36 आधा। अब 36 का भी क्या है, भाग इसमें नहीं जा रहा। 24 का देखोगे तो 24 गुणा 10 भी करते हो 240 होता, तो भाग नहीं जाएगा। अब इसको 4 गुणा तोड़ते हो तो 18 आएगा, और 18 से आप देखते हो तो ये डिवाइड हो गया, ये हो गया, तो बाकी भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो HF 18 हो गया। तो कितने समूह की जरूरत पड़ेगी, टोटल ग्रुप्स बताने अपन को। तो टोटल ग्रुप्स के लिए 234/18 प्लस 162/18 प्लस 288/18 आप कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा, 13 प्लस 9, और ये कितना आ जाएगा 16। तो ये 22 और 16 टोटल 38 ग्रुप्स अपन को इस तरह के क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। तो ये तो कुछ नहीं, बस लैंग्वेज दिए, बाकी सेम क्या है क्वेश्चन वो था। इसको उतारिए और नेक्स्ट पे आ जाइए। ये पढ़िए, 4 प्राइम नंबर्स हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3, पहले 3 का प्रोडक्ट, पहले 3 का गुणा कितना है 231, और लास्ट वाले 3 का गुणा कितना है 1001। तो हमें क्या चाहिए, सम चाहिए इन सभी नंबर्स का, चारों प्राइम नंबर्स का क्या चाहिए, जोड़ चाहिए। देखिए यदि पूरा बेसिक से करें तो अपन क्या लिख दें, 4 प्राइम नंबर्स मान लिए A, B, C और D। पहले 3 का गुणा क्या है, ABC कितना है 231, और लास्ट के 3 की बात करें तो क्या है BCD, वो क्या है 1001। अब प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स ये है कि प्राइम नंबर्स की कोई अलग पावर तो है नहीं, एक एक पावर पे है। तो ये डायरेक्ट यदि आप ब्रेक भी करते हो तो भी क्या कहीं ना कहीं आपको ये प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। देखो पहले 2 का भाग तो जाता नहीं, 3 से ट्राई करो, क्या है 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, कितना 7 और 7, तो ये दीजिए तो ब्रेक होगा इजीली। 77 के टुकड़े क्या है 3, 7 और 11, तो पहले 3 मिल गए, अब ये 3 मिल गए तो यहाँ ये 7 लिख लो। देखो ये A मानेंगे तो ये B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C हो जाएगा। अब ये 7 होगा, ये 11 होगा, ये D 1001। 77 से 7 और 11 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। और हमसे पूछा क्या है, हमसे इन सब का टोटल पूछा है, तो 3 + 7 + 11 + 13 अपन करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा इसका 34 बन जाएगा।
या तो ये है कि अपन ने ये लिखा और ब्रेक कर लिया, पहले प्राइम नंबर से ये मिल गए तो आगे जो भी तो क्या रख दी अपन ने वैल्यू रख दी। या यदि प्योर ओरिजिनल फॉर्म में क्वेश्चन को करते हो HCF का यूज लेते हुए, ये टुकड़े इजीली कर लिए, टेंशन नहीं हुई। मान लो ये टुकड़े नहीं होते तो क्या करते, आप देखिए पहले 3 में और आखिरी 3 में क्या चीज है जो कॉमन दिखेगी, यहां BC है और यहां भी क्या है, BC है, यानी ये BC इसमें भी है और इसमें भी है। तो मैं इसका और इसके HCF की बात करूं तो क्या आएगा, BC आएगा। यानी इस संख्या और इस संख्या का अपन यदि HCF निकालेंगे तो उनमें कौन कॉमन आएगा, BC, यानी उन 4 में से बीच वाली दोनों संख्याएं क्या आएंगी, HCF आएंगी। तो हम क्या करते हैं 231 और 1001 का क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। 23 चौक कितना होता है, 92 होता है ना, तो 924, आप माइनस करिए कितना आएगा 77, 77 से 231 को क्या करिए डिवाइड करिए, 3 बार पूरा पूरा ही क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो इनका HCF क्या आ गया 77, यानी B और C की वैल्यू कितनी आ गई 77 आ गई, यानी 7 और 11 आ गई। अब हमें पता था ABC कितना है 231 है, तो A गुणा BC की वैल्यू कितनी है 77, तो यहां रखिए 231, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो 3, और हमें यह भी पता है कि BCD जो है वो कितना 1001 है, वापस BC की वैल्यू रख दो 77 इंटू D बराबर 1001, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, तो A आ गया, D आ गया, B और C के मान कितने 7 और 11। उसके बाद तो क्या करना है, इन चारों को अपन को जोड़ना है, वो जोड़ देंगे, सवाल खत्म। इसको उतारिए और अगला क्वेश्चन ट्राई करो, पढ़ो ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें अपन को, एक व्यक्ति ने 774 रुपए में कुछ बुक्स परचेज करी है, कुछ बुक्स परचेज करी है 774 में। ही सोल्ड सम बुक्स ऑफ वर्थ ₹522 एट कॉस्ट प्राइस। उसने 522 रुपए की बुक्स तो क्या कर दी, कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर दी। 774 रुपए में कुछ किताबें खरीदी और जिस रेट पे खरीदी है उसी रेट पे 522 रुपए का माल बेच दिया। अब क्या करना, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स ही इज लेफ्ट विद, यानी उसके पास अब कम से कम कितनी किताबें बची हुई हैं। तो बेसिकली हमें ये पता है कितने रुपए का सामान खरीदा है, कितने रुपए का सामान बेचा है, ये अपन को पता है। यदि हमें भाव पता लग जाए कि अपन ने इतनी इस भाव से किताबें क्या करी है, खरीदी है और इस भाव से बेची है, तो अपना काम हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए वो जो बाइंग प्राइस है ना, जिसपे परचेज किया है, खरीद मूल्य, वो कितना मान लो आप एक बार X रुपए मान लो, कितना मान लीजिए X रुपए। तो कितनी बुक्स खरीदी होंगी, कितनी बुक्स खरीदी, क्या जवाब देंगे आप। मैं आपसे यूं कहूं 20 रुपए की एक किताब मिल रही है, 100 रुपए में कितनी बुक्स खरीदोगे, तो आप क्या बोलने वाले हो, 100 अपॉन में 20, 5 बुक्स मिलेंगे ना। तो 774 रुपए में X के भाव से कितनी बुक्स खरीदी होंगी, 774 बटे X। फिर बुक्स बेची कितनी, किस भाव से बेची है, आपको बोला है कि जिस भाव से खरीदी है, खरीद मूल्य पर ही उसने बेची है, यानी X के ही भाव से उसने किताबें बेची है। कितने रुपए की, 522 रुपए की। अब X के भाव से 522 रुपए में कितनी बुक्स बेच दोगे आप, 522 बटे X। तो क्या हुआ, इतनी किताबें खरीदी, इतनी क्या कर दी, बेच दी। तो फिर बची हुई किताबें कितनी होंगी, रिमेनिंग जो बुक्स होंगी, रिमेनिंग बुक्स की जो संख्या है वो क्या होगी, आप 774 बटे X में से क्या कर दीजिए, ये खरीदी गई किताबें, ये बेची गई किताबें घटा दो, ये अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर बताने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, X की वैल्यू चाहिए। अब X कैसा है, बुक्स है, तो बुक्स जो है नंबर ऑफ बुक्स है वो पॉइंट में होगा नहीं, या X कैसा होना चाहिए, X एक ऐसा भाव होना चाहिए जो 774 को पूरा पूरा क्या करे, डिवाइड करे, और यहाँ X क्या करे, 522 को पूरा पूरा डिवाइड करे। तो X ऐसा है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करता है। ये जो बुक की प्राइस है ये इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए। साथ में बोला कम से कम चाहिए। ये रिजल्ट कम कब आएगा, जब X की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा से ज्यादा आएगी। तो X की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, X की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो और इन दोनों को डिवाइड करता हो, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो बुक की जो प्राइस है
बुक की जो प्राइस है वो क्या होगी 774 और 522 का क्या होना चाहिए HCF होना चाहिए। बुक की जो प्राइस है वो क्या होगी इनका HCF होगी। तो 774 और 522 का क्या निकाल लीजिए आप HCF निकाल लीजिए। अब अभी फिलहाल देखोगे तो ये थोड़ी सी बड़ी संख्याएं हैं, डिफरेंस लोगे तो क्या 252 और उसके फैक्टर्स भी बड़ी संख्या है तो फैक्टर्स भी थोड़े बड़े होंगे। तो अब क्या अपन अपनी औकात पे आ जाते हैं और एक बार डिवीजन मेथड लगा लेते हैं। लगाओ, घटाओगे क्या आएगा 252, इससे डिवाइड करो 522 को, कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार, 504। यहाँ क्या बचेगा 18 से 252 को डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा क्या डिवाइड हो जाएगा 1 बार 4 बार 252। तो यहाँ पे HCF कितना बन गया 18 बन गया। और आप देखिए इनका डिफरेंस लेते 252, उसके फैक्टर्स को आप हिट एंड ट्रायल से खेलते तो प्रोसेस क्या हो जाता लंबा हो जाता, क्योंकि डायरेक्ट HCF ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे क्या है ये है आंसर, ना कि एक्स ऑप्शन में है। ऑप्शन में होता तो अपन उसका यूज कर जाते, लेकिन वो नहीं मिला तो हमें या तो 252 के फैक्टर्स पे हिट करते, लंबा प्रोसेस जाता। इसीलिए बोले कि चीजें सारी अपन को आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन में क्या है ठीक है डिफरेंस अप्रोच मस्त मजे करवा देती है, कभी कभी वो चोट भी करवा सकती है। तो इसलिए मामला सारा क्या पढ़ा हुआ हो और सारे मामले की अच्छी खासी क्या हो रखी हो प्रैक्टिस हो रखी हो, ताकि अपन तैयार रहे, कैसा भी माहौल अपन को एग्जाम में मिल जाए दिक्कत ना हो फिर। तो HCF आ गया 18, HCF 18 है। अब 18 क्या है भैया बुक का भाव है, तो आप बताओ 774 में 18 के भाव से इतनी तो खरीदी है और 522 में इतनी बेची है। आंसर क्या होगा ध्यान दोगे तो 252/18 और ये काटोगे तो क्या जवाब आएगा 14 अपना आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, इसका आंसर 14 कर दो। उसके पास अब कम से कम कितनी बुक्स बची हुई हैं 14 बुक्स उसके पास में बची हुई है। इसको उतारो और अगले सवाल को ट्राई करो। इस क्वेश्चन में भाई साहब ने क्या कहा कि 3 खेत हैं, उनका एरिया कितना है 308, 420 और 588 स्क्वायर मीटर्स। इनको समान आकार की क्यारियों में क्या करना है बांटा जाना है, यानी हर खेत को क्या करना है सेम साइज की क्यारियां बनानी है और प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई फिक्स कर दी कितनी 4 मीटर है। तो इसकी लंबाई लेंथ जो है वो मैक्सिमम कितनी होगी। तो फ्लावर बेड्स बनाने हैं, 3 खेत हैं जिनका एरिया दे रखा है स्क्वायर मीटर्स में, फिक्स बेड दे रही, हर क्यारी की चौड़ाई जो वो कितनी है 4 मीटर है, तो उनकी लेंथ जो है वो कितनी होगी ज्यादा से ज्यादा। अब आप एक बात बताइए, लेंथ हमें क्यारी की बतानी है ना, तो लेंथ आप यदि थोड़ा सा सोचो, लेंथ कितनी है x मान लेते हैं और ब्रेड कितनी है 4, तो क्यारी का एरिया कितना होगा आप क्या बोलेंगे 4x। अब आपको बोला कि लेंथ क्या है मैक्सिमम, लंबाई मैक्सिमम है तो एरिया भी क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, हर क्यारी का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए अधिकतम होना चाहिए। तो क्या कह रखा है ये खेत है समान आकार की क्यारियां हैं। अब समान आकार की क्यारियों के लिए कंडीशन क्या है, यदि आप 308 को समान आकार की क्यारियों में बांटना चाहोगे तो हर क्यारी का एरिया जो है वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो 308 को क्या करे डिवाइड करे। जैसे वापस वही सिंपल सा एग्जांपल हो, जैसे 10 मीटर स्क्वायर एरिया है तो क्या आप 1 मीटर स्क्वायर की क्यारियां बना सकते हो ना, आप 10 क्यारियां यहां पे बना सकते हो। 2 मीटर स्क्वायर एरिया की कितनी क्यारियां बना सकते हो आप 5 बना दोगे। क्या 3 मीटर स्क्वायर की क्यारी बना सकते हो क्या आप 3 3 6 और 3 9 मीटर स्क्वायर ही काम में आएगा, पीछे 1 मीटर स्क्वायर जगह बच जाएगी। 5 मीटर स्क्वायर बनाऊं तो आप कितनी बना सकते हो 2। तो क्या बोलेंगे समान साइज की यदि क्यारी बनानी है तो क्यारी का एरिया क्या होना चाहिए, एक क्यारी का जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, वो 308 को डिवाइड करना चाहिए, वो 420 को भी डिवाइड करना चाहिए और 588 को भी क्या करना चाहिए डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि इस खेत में भी उसी साइज की बनानी है, इसमें भी उसी साइज की और इसमें भी उसी साइज की। तो क्यारी का एरिया ऐसा होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, इन तीनों को डिवाइड करेगा। साथ में क्यारी का एरिया क्या होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितना क्यारी का एरिया ज्यादा होगा लेंथ उतनी ही क्या होगी फिर ज्यादा होगी, क्योंकि चौड़ाई को फिक्स किया जा चुका है।
तो क्यारी का एरिया क्या होगा, इन तीनों को डिवाइड करें और ज्यादा से ज्यादा हो तो वो क्या बन जाएगा, इनका HCF बन जाएगा। अब HCF के लिए थोड़ी सी मशक्कत कर लो, इनका डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा डिफरेंस, 112। अब वापस चेक कर लो, क्या 112 का भाग इसमें जा रहा है, 112 गुणा 3 336 होता है, तो नहीं जा रहा। 112 का अगला फैक्टर ट्राई करो, आधा कर दो, 56, क्या 56 का भाग जा रहा है इसमें, 56 को 5 से 6 से गुणा करते हो ना, तो क्या आएगा 336 आ जाएगा, तो भाग इसमें भी 56 का भी नहीं जा रहा। अगला ट्राई करो, 3 का भाग इसमें जाता नहीं, 4 को तोड़ो, 4 गुणा 28, क्या देखो ना, क्या 28 का भाग इसमें जा रहा है क्या, 28, 28 से कम 28, 2 28, बिल्कुल 28 से क्या हुआ, डिवाइड हो गया, तो यहां इनका HCF अपन को क्या मिल गया, 28 मिल गया। यानी एक क्यारी का जो एरिया है वो हमारे पास में कितना आ गया, 28 आ गया। और यदि क्यारी का एरिया 28 है तो आप जानते हो लेंथ इनटू विड्थ करने पर क्या आएगा, एरिया आएगा। तो एरिया मैक्सिमम इतना है, तो लेंथ की जो लेंथ है उसका मान ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा, 7। 7 अपना जवाब बन जाएगा। इसको उतारिए और अगले पे चलते हैं। ये पढ़िए सवाल, ये ठीक सवाल है, थोड़ा सा इसमें और सोचना है। 324 मीटर लंबा है, 228 मीटर क्या है चौड़ाई, कमरा अपन को बता रखा है। उसके फर्श को पूर्णतया ढकने के लिए समान आकार की कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो आपने कमरों में होल्स में टाइलें लगी हुई देखी हैं, स्क्वायर टाइल्स रहती हैं अक्सर, तो यहां अपन को टाइल्स ही लगानी है। कमरे की साइज दे रखी है, लंबाई चौड़ाई, कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। बड़ा ही घरेलू सवाल है। आप अच्छी जॉब लगेंगे, जॉब के बाद अपना घर बनाएंगे और वहां पे सुंदर सुंदर टाइलें लगवाएंगे, तो आपको हिसाब लगाना होगा ना कि कितनी टाइलें चाहिए, क्या भाव पड़ेंगी, तो ये गणित बहुत काम में आएगी वहां पे। यहां शर्त क्या है, टाइलें क्या होनी चाहिए, समान आकार की। अपन जब घरों में लगाते हैं तो क्या होता है, अक्सर रूम्स में एक रेगुलर साइज लगा देते हैं और दीवार के सहारे कोई साइज छोटी है तो कटिंग कर देते हैं। यहाँ कटिंग अलाउड नहीं है, यहाँ बोला है समान आकार की क्या करनी है, टाइलें लगानी है। और इसमें एक चीज और ऐड कर दो यार, फर्श को पूरा समान आकार कम से कम कितनी, ये लिखो यार, अभी तो अधूरा क्वेश्चन है। वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स करो, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स that will be required to cover the floor of a 320 meter long and 228 meter wide room। तो देखो, मान लीजिए ये जो सामने की दीवार है, अपना दीवार है, इसको अपन मान लेते हैं 20 मीटर की। 20 एक कॉमन सा एग्जांपल है यार, 20 के बजाय चलो 10 मान लेते हैं। ये लंबाई है, ये कितनी है, 10 मीटर है। आप बताइए, यदि 1 बाई 1 की टाइल लगाऊं, स्क्वायर टाइल्स का मतलब जिसकी लेंथ और विड्थ क्या हो सेम हो, तो 1 बाई 1 की टाइल लगाऊं तो कितनी टाइलें चाहिए इधर, 10 टाइल में काम हो जाएगा, 1 बाई 1 की सेट हो जाएगी क्या, 2 बाई 2 की टाइल सेट हो जाएगी क्या, 2 बाई 2 की टाइल यहाँ 10 मीटर को कवर करने के लिए कितनी टाइल चाहिए, 5 टाइल में काम हो जाएगा क्या। 3 बाई 3 की टाइल सेट हो जाएगी क्या, 3 बाई 3 की टाइल लगाओगे तो 3 3 6 3 9 मीटर ही कवर होगा। आगे टाइल को क्या करना पड़ेगा, काट छाट करनी पड़ेगी। तो 3 वाली सेट नहीं हुई क्या, 4 बाई 4 की टाइल सेट हो जाएगी क्या, 4 और 4 8 मीटर तो कवर होगा, बाकी 2 मीटर में कटिंग होगी तो 4 मीटर वाली नहीं चलेगी क्या। 5 बाई 5 की टाइल चल जाएगी क्या। हाँ, यदि 10 मीटर इस लंबाई के अलोंग लगाना हो तो बिल्कुल 2 टाइल में क्या हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। ऐसे ही 6 बाई 6 की नहीं चलेगी, 7 बाई 7 की भी नहीं चलेगी, 8 बाई 8 की भी नहीं चलेगी, 9 बाई 9 में भी कटिंग चाहिए, 10 बाई 10 की क्या बोलोगे, एक टाइल में काम हो जाएगा। एक टाइल आएगी ऐसे 10 मीटर को कवर कर लेगी। तो आप क्या बोलोगे, इस 10 मीटर लंबाई को कवर करने के लिए टाइल कैसी होनी चाहिए, टाइल ऐसी हो जो इसमें सेट हो जाए। और सेट होने के लिए क्या जरूरी है, टाइल की साइज का भाग, 1 का 2 का 5 का और 10 का भाग 10 में क्या जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। तो टाइल की भुजा ऐसी आई है, टाइल की भुजा हमारे पास कैसी आई है, ऐसी आई है जिसका भाग इस लेंथ में क्या आ रहा है, पूरा पूरा, यानी 1 की सेट हो गई, 2 साइड की सेट हो गई, 5 वाली और 10 वाली सेट हो गई। इस क्वेश्चन में अब क्या दे रखा है अपन को, हमारे पास 324 मीटर क्या है लेंथ है,
और 228 मीटर क्या है, विड्थ है। तो सिंपली एक छोटी सी बात मैं तुमसे कहूं, यदि अपन को डायरेक्ट टाइलों की संख्या निकालनी हो तो क्या टाइलों की संख्या एक बार मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये देखना जरा, ये ठीक लिखा क्या? कमरे का एरिया अपॉन टाइल का एरिया। टाइलों की जो संख्या आएगी, नंबर ऑफ टाइल्स जो आएगा, उसके लिए क्या करेंगे, कमरे के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, टाइल के क्षेत्रफल का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लो, आपके घर पे मान लो 500 लीटर की क्या है, टंकी है। 500 लीटर की टंकी है, उसको भरना है किससे, 10 लीटर की बाल्टी से। तो 500 लीटर को 10 लीटर की बाल्टी से भरने के लिए कितनी बाल्टियों की जरूरत पड़ेगी? तो आप क्या कहेंगे, 500/10। अब वहां आपको टंकी भरनी थी, यहां क्या करना है, कमरे का फर्श कवर करना है। कितना एरिया भरना है, कमरे का एरिया पूरा कवर कर देना है, किससे, टाइल के एरिया से। तो टाइलों की संख्या के लिए क्या करेंगे, कमरे का एरिया अपॉन टाइल का एरिया। तो कमरे का एरिया तो मस्त अपने पास आ ही रहा है, 324 इंटू 228 है ना। ये टाइलों की संख्या के लिए फॉर्मूला हो गया, मेंसुरेशन का फॉर्मूला भी आप इसको बोल सकते हो। अब हमें क्या चाहिए, टाइल का एरिया चाहिए, और टाइल कैसी है, वर्गाकार टाइल है, तो टाइल की भुजा चाहिए। अब टाइल की भुजा ही क्या है, बेसिकली इस चैप्टर का जो है वो क्रक्स है। यहाँ क्या है, टाइल की भुजा कैसी होनी चाहिए, जैसे यहाँ 10 मीटर में सेट होने वाली होनी चाहिए, यहाँ क्या थी, टाइल की भुजा ऐसी हो जो 324 में भी सेट हो और 228 में भी क्या हो जाए, सेट हो जाए। टाइल की भुजा ऐसी हो जो लंबाई में भी सेट हो जाए और चौड़ाई में भी सेट हो जाए, यानी वो लंबाई को भी पूरा पूरा डिवाइड करे और चौड़ाई को भी पूरा पूरा डिवाइड करे। तो टाइल की जो एक टाइल लगाएंगे, उस टाइल की जो भुजा आएगी, जो साइड आएगी, वो कैसी आएगी, जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। तो डिवाइड तो करना चाहिए, यानी इन दोनों का फैक्टर होना चाहिए। फिर क्या बोला, टाइलें कम से कम लगानी है। टाइलें कम से कम कब आएंगी भैया, टाइल की साइज जितनी बड़ी होगी, जितनी बड़ी टाइलें लगाओगे उतनी गिनती क्या हो जाएगी, कम होने की। तो टाइल की भुजा इन दोनों को डिवाइड करेगी और बड़ी से बड़ी हो, तो बड़ी से बड़ी आइटम जो इनको डिवाइड करती है उसको क्या कहते हो, HCF। तो टाइल की भुजा क्या आएगी, L व B का HCF। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, टाइल की भुजा L व B का HCF। क्यों, क्योंकि उसको लंबाई में भी सेट होना है और चौड़ाई में भी सेट होना है, और बड़ी से बड़ी इसलिए होगी ताकि उनकी गिनती क्या आए, कम से कम। तो टाइल की भुजा बड़ी से बड़ी हो और इन दोनों में सेट हो, तो L और B का क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। तब मुद्दा है कि इनका क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। 324 और 228 का HCF के लिए एक बार इनका डिफरेंस ले लो, या तो डायरेक्ट आप भाग विधि लगा दो, या डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, 96। अब 96 के बड़े बड़े फैक्टर्स बोलो। 96 तो डिवाइड नहीं करता इसको, फिर आधा कर दो, 48 क्या 48 का भाग जा रहा है इसमें, एक बार करो देखिए, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा। फिर तीसरा 32, 32 का भाग नहीं जाएगा। 24 देखो, क्या 24 का भाग जा रहा है क्या, 24 का भी नहीं जा रहा। तो 16 का 160, 16 का भी नहीं जाएगा, 12 सेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ हो गया ना, अपन फैक्टर्स करते हुए चल रहे थे, और फैक्टर्स में अपन को 4-5 फैक्टर्स क्या हो गए, ट्राई करने पड़ गए। तो कभी कभी क्या है, ये फैक्टर्स वाला जो मेथड है इसकी भी क्या है, बंदिश है। ठीक है, मिल गया 12 पे जाके, और ये तो क्या है, ठीक है, जैसे भाई जिनको टेबल्स याद हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक है, वो लोग हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जो नया बंदा है, जिसको टेबल्स याद नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि 96 में 48 है, 32 है, 24 है, उसके लिए फिर क्या है, ये अप्रोच कभी कभी थोड़ी टिपिकल बन जाती है। हाँ, ऑप्शन में होता है तो चलो आप भाग दे के देख लेते हो, लेकिन यहाँ तोड़ना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसे में फिर वो अपनी भाग विधि है उस पर चले जाओ, वो ज्यादा क्या है, सस्ती पड़ जाती है। जैसे आप थोड़ी सी मेहनत करते तो 324 में 228 का भाग लगाओ, एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 96। 96 का भाग किस में लगाइए आप, 228 में लगाइए, क्या होगा, 192 आएगा। 192, अब ये करोगे 28 8 कितना आएगा, 36। 36 का भाग आप क्या लगाइए, 96 में लगाइए। 36 2 72, क्या बचेगा, 24। 24 का आप 36 में लगाइए, क्या बचा, 12। 12 का लगाइए 24 में, पूरा पूरा चला गया। तो ये थोड़ा सा क्या है, फटाफट यदि कर लोगे तो ये आप कर सकते हो। तो टाइल की भुजा आ गई कितनी, इनका HCF, और इनका HCF कितना आया है, 12। और चूंकि टाइल है वर्गाकार, वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, साइड इंटू साइड।
तो क्या लिख देंगे, 12 इंटू 12 लिख देंगे। डिवाइड करो, ये 27 और यहां डिवाइड करोगे तो 19। 19 को 27 से गुणा कर दो, 540 में से 27 घटा दो 500, फिर अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा बात दो ध्यान रख लेना, टाइलों की संख्या कैसे आएगी, कमरे का एरिया अपॉन टाइल का एरिया। कमरे का एरिया पता है, टाइल का एरिया चाहिए। टाइल का एरिया कब आएगा, जब टाइल की भुजा आएगी। अब टाइल की भुजा कैसी हो, टाइल की भुजा ऐसी हो जो लंबाई में भी सेट हो और चौड़ाई में भी सेट हो। और सेट होने के लिए क्या जरूरी है, टाइल की भुजा लंबाई को भी डिवाइड करे और चौड़ाई को भी क्या करे, डिवाइड करे। इनको डिवाइड करे, साथ में टाइल की भुजा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा क्यों, ताकि टाइलों की गिनती क्या हो, कम से कम। जितनी बड़ी टाइल होगी गिनती टाइलों की उतनी ही क्या लगेगी, कम लगेगी। तो टाइल की भुजा क्या आएगी, लंबाई व चौड़ाई का HCF, और फिर आप ये अप्लाई कर दो, खत्म हो जाएगा सवाल। इसको उतारिए। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट एक्सटेंशन है, 2D को 3D में ले गए, तो आप इसका जवाब बता दीजिए। 552 फीट लंबा है, 414 फीट चौड़ा है और 161 फीट क्या है, ऊंचा एक कमरा है। उसमें समान आकार के कम से कम कितने क्यूबिकल बॉक्स, घनाकार बक्से रखें ताकि कमरे में कोई जगह खाली ना रहे। लीस्ट नंबर ऑफ इक्वली साइज्ड क्यूबिकल बॉक्सेस। एक रूम है, रूम में क्या करना है, घनाकार। घनाकार मतलब जिस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या रहे, सेम रहे। वर्ग में लंबाई चौड़ाई सेम रहती है, घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम। तो कितने बक्सों की जरूरत पड़ेगी, तो यहां अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, पिछले सवाल की तर्ज पे जाएं कि भैया जो बक्सों की संख्या आएगी, नंबर ऑफ बॉक्सेस जो आएगा, नंबर ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस, वो क्या आएगा भैया, कमरे का वॉल्यूम। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, कमरे का फर्श कवर करना था, तो हम फर्श का मतलब फर्श भरना था, फर्श का एरिया लिया अपन ने। इस बार क्या, कमरे का ये पूरा जो स्पेस है ये, और इसको अपन क्या बोलते हैं, आयतन। तो कमरे का आयतन अपॉन बक्से का वॉल्यूम। तो यूं हमारे पास बॉक्सेस की क्या है, संख्या आ जाएगी। लेकिन अब क्या है, कमरे की साइज तो हमें पता है, कमरे का वॉल्यूम। कमरा कैसा होता है, घनाभ क्या करता है, लंबा चौड़ा और ऊंचा। थोड़ा सा ये स्कूल वाले फॉर्मूले याद हो तो कमरे का आयतन कैसे आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 552 इंटू 414 इंटू 161। अब हमें क्या चाहिए, बक्से का वॉल्यूम चाहिए। बक्सा कैसा है, बक्सा घनाकार है। अब देखो पूरा कमरे में कोई जगह खाली नहीं रही, इसका मतलब मान लो ये लंबाई जो है, पूरा लंबाई को क्या होना चाहिए, कवर करना चाहिए। बक्सा लंबाई में सेट होना चाहिए, चौड़ाई में भी क्या होना चाहिए, सेट, और ऊंचाई में भी क्या हो, कम, जो बक्सा है वो सेट हो जाएगी। और सेट होने के लिए शर्त क्या है, बक्से की भुजा ऐसी हो जो लंबाई में सेट हो जाए, यानी लंबाई को डिवाइड करे। तो चौड़ाई में सेट हो जाए मतलब चौड़ाई को डिवाइड करे, जो ऊंचाई में सेट हो जाए मतलब ऊंचाई को क्या करे, डिवाइड करे। तो बक्से की जो भुजा होगी, बक्से की जो भुजा होगी, साइड होगी, वो क्या होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में सेट हो जाए, यानी तीनों को क्या करे, डिवाइड कर रहे हैं। सेट होने का मतलब डिवाइड करे। और बक्से कम से कम रखने हैं, जितने बड़े बक्से लोगे उतने कम बक्से आएंगे। तो बक्से की भुजा क्या हो, बड़ी से बड़ी हो और तीनों को डिवाइड करे। तो बक्से की भुजा क्या लिख देंगे, LBH का HCF, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का क्या, HCF। तो पिछले क्वेश्चन की तरह सेम कंसेप्ट रह गया। अब यहां आप इनका क्या निकाल लो, HCF निकाल लो। 552, 414 और 161। इनका डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस 138। 138 यदि थोड़ी सी टेबल्स आपको याद है, देखो क्या है, सिर्फ एक तरीका ही, कई बार क्या है, यूं नहीं होता कि तरीका ही इंपॉर्टेंट हो, तरीके के साथ छोटी छोटी बातें बहुत मदद करती हैं। अब यहाँ पे यदि आपको पहाड़े याद है तो इसके टुकड़े क्या होंगे, आप 23 का पहाड़ा जानते हो तो 6 गुणा 23 होता है। अब क्या है भैया, 23 है तो 23 का भाग आप लगा के देखो, इसमें जा रहा है 23 दूनी 46, 9 बचेगा 92, पूरा पूरा जा रहा है। इसमें भी जा रहा है 23, 7 161 आपको नजर आ ही रहा है। अब 6 है, ये टुकड़े देखोगे ना तो 23 गुणा 7 है, तो
2 और 3 तो इसमें है ही नहीं, तो अपन क्या बोल देंगे डायरेक्ट HCF कितना हो गया भाई साहब 23 हो गया। पढ़ा जाता सीधा खत्म कर दिया, ज्यादा कोई फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ क्या लिखेंगे फिर 23 इंटू 23 बक्से का घन का वॉल्यूम जानते हो ना, कहीं भाई साहब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा समझ लूं आपको, घनाभ का आयतन होता है भैया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घन आकार, घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, साइड का क्यूब। तो कोई भाई गरीब हो, स्कूल में बिना दिमाग के गया हो या ध्यान ना दिया हो, ये देख लेना। तो अब ये काट दो, 23 2 46, 2 क्या बचेगा 24, यहां 23 1 23, कितना बचेगा 184 18 इंटू 7 बार, तो 24 गुणा 18 7 क्या होता है 126 होता है, इसको गुणा कर लो, 2400 तो 1 हो जाएगा, और 24 गुणा 26 करोगे तो 25 3024, ये अपना आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसको उतारिए और अगले सवाल पे चलते हैं। अब आ गई अपनी भाग विधि। देखो सीधा सीधा मेंशन ही कर दिया, दो संख्याओं का HCF भाग विधि से ज्ञात करते समय अंतिम भाजक कितना 13 है, और भागफल क्रम से कितने 2 7 और 4 प्राप्त हुए। तो इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, योग बताना है। इन फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, द लास्ट डिवाइजर इज 13। अपन डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, लास्ट डिवाइजर को HCF लेते हैं ना, एंड द कोएफिशिएंट्स क्या है 2 7 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। तो क्या चाहिए, हम इन दोनों नंबर्स का टोटल चाहिए। हेलो, बस अभी क्लास में हूं, 15 मिनट और। तो देखिए अब भाग विधि में क्या करते थे अपन, पहली संख्या में बड़ी संख्या में छोटी का भाग लगाते थे। तो पहली बार भाग लगाया तो आपको देखो ये भागफल क्या मिल रखे, पहले 2 फिर 7 फिर 4। तो पहली संख्या में दूसरी का भाग लगाया तो कितनी बार गया, 2 बार गया। फिर यहां कुछ बचा होगा, शेष बचा होगा ना, फिर इस संख्या को यहां पे लेके अपन आए, दोबारा भाग लगाया तो कितनी बार गया, 7 बार गया। फिर कुछ रिमाइंडर बचा होगा, इस रिमाइंडर का भाग इस वाले से, देखो इसका भाग इसमें लगाया, अब यहां जो बचता है उसका भाग अपन यहां लगाते हैं। अब फिर एक बार भाग और लगाया गया है, तो यहां वाली संख्या का भाग इसमें लगाया गया तो कितना 4 बार चला गया, और लास्ट में 0 आ गया। अब देखो 3 बार भाग लगाना पड़ा है, लास्ट डिवाइजर कौन है, यहाँ पे 13 है। तो हमें ये पोजीशन पता लग गई, 13 ये HCF है। अब 13 का भाग यहाँ एक संख्या में लगाया और लास्ट में पूरा पूरा भाग चला गया। तो अब थोड़ा सा यहां से चालू करो, 13 का भाग 4 बार पूरा पूरा किस में जाता है भैया, 13 इंटू 4 कर दूं क्या, 52। 13 इंटू 4 52 से 52 कैंसिल हुआ होगा। अब ये 52 कहां से आया, ये 52 यहां वाली संख्या को अपन क्या लेके जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं। तो अब देखो यहां कोई संख्या थी, उसमें 52 का भाग लगाया, 52 से उसको डिवाइड किया, 7 बार तो डिवाइड हो गया, और 13 क्या आया है, रिमाइंडर हो रहा है। तो आप बताओ 52 से आप किसी को डिवाइड करने जाओ, 7 बार तो डिवाइड हो जाए, तो 52 इंटू 7 तो, और साथ में 13 क्या है एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 52 इंटू 7 करो, 7 5 35 364, और 13 कितना 377। यहां इसका मतलब कौन सी संख्या थी, 377 थी। और ये 377 कहां से आया, यहां से, यानी एक संख्या हमें पता लग गई कौन, 377। और दूसरी संख्या ये क्या होगी, 2 गुणा 377। 377 का भाग यहां वाली संख्या में लगाया, 2 बार गया और 52 बच गया। वापस देखो, ये 377 यहां पे है, इसका भाग इस संख्या में लगाया, 2 बार तो चला गया, और 52 क्या बच गया, रिमाइंडर। तो किसमें 377 का भाग 2 बार जाता है, 377 इंटू 2 में, और इससे 52 एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, तो प्लस क्या करेंगे 52 और ऐड कर देंगे। तो 377 का 2 गुणा आप करिए 754 लिखेंगे क्या, हाँ 754 प्लस 52, 754 और 52 करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 806। ये अपनी पहली संख्या, ये अपनी दूसरी संख्या, और हमसे क्या पूछा, इन दोनों का जोड़, 806 प्लस 377।
77 कर दो, क्या बन जाएगा 1183 इनका टोटल वही जाएगा। तो अब इसमें तो क्या है, बेसिकली बोला ही भाग विधि से है, तो यही अपन को करना पड़ेगा। इसको उतारिए और इस क्वेश्चन में फटाफट इसको क्या करो, ट्राई करो। सेम क्वेश्चन है डिट्टो, बस इस बार स्टेप 4 हो गए। वही डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल रहे हैं, लास्ट डिवाइजर 17 है और जो रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो क्या है 2, 3, 5 एंड 4। भागफल ऊपर से आते हुए 2, 3, 5 और 4 है, तो इसका मतलब हमने 4 बार क्या लगाया, भाग लगाया है। पहले बड़ी संख्या में छोटी का भाग लगाया तो 2 बार भाग गया, कुछ रिमाइंडर आया, फिर इसका भाग इसमें लगाया तो कितनी बार गया, 3 बार गया, फिर कुछ बच गया, इसका भाग वापस इसमें लगाया। भाग विधि पूरी दिमाग में चलनी चाहिए। फिर यहाँ इसको इधर लेके आए थे अपन, कितनी बार भाग गया, 3 बार, फिर कुछ बच गया, इसका भाग यहां वाली संख्या में लगाया तो कितनी बार गया, 4 बार, और 4 ही बार डिवाइड कर रहे हैं। लास्ट डिवाइजर कौन है, 17। तो 17 का भाग 4 बार किस में जाता है, अब बोलो यहाँ क्या होना चाहिए, 68। 17 इंटू 4। अब ये 68 कहां से आया है, यहां से, यहां वाली को यहां पर लेके चले जाते हैं। अब यहां क्या संख्या होनी चाहिए, 68 इंटू 3 और प्लस में कितना, सॉरी ये यहां पे भैया 5 बार गया है, ये गलत लिख दिया, ये यहां कितनी बार गया, तीसरे स्टेप में 5 बार। तो यहां क्या हुआ, 68 इंटू 5 प्लस 17, तो ये 340 प्लस 17 करोगे तो 357। और ये 357 जो है ये कहां से आया, ये यहां से अपन ने लिया, इसको नीचे शिफ्ट किया होगा ना। अब 357 का भाग यहां एक संख्या में लगाया, कोई एक ऐसा नंबर जिसको 357 से डिवाइड किया, 3 बार तो डिवाइड हो गया और 68 रिमाइंडर बच गया। तो यहां क्या संख्या होनी चाहिए, 357 इंटू 3 प्लस कितना 68। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 350 35 इंटू तो 1050, तो ये हो गया, और 21 1071। 1071 में क्या कर दो, 68 को ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा 1139। ये संख्या 1139 है। तो ये संख्या कहां से आई है, यहां से। इसका मतलब एक संख्या हमें पता लग गई, कौन, 1139। अब यहां कौन सी संख्या, बड़ी वाली संख्या, जिसमें 1139 का भाग लगाया 2 बार गए, तो यहां क्या होगा 1139 इंटू 2 प्लस कितना 357। और ऐसा करने पे हमारे पास क्या, कौन सी संख्या आ जाएगी, ये दूसरी संख्या 2278 प्लस 357। अब इसको आप जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2635। और इनका डिफरेंस चाहिए 2635 और 1139 को, लगभग कितना 1500 के आसपास। एक ही ऑप्शन है, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी, 1496, या अंदाजा मार दोगे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलने से पहले थोड़ी सी 2 एक बात करते हैं। बातें क्या है वो देखो। देखो भाई साहब, मैं 2 एक छोटी छोटी संख्याएं बोल रहा हूं। 20 है और अपने लिया 28। मैं आपसे बोलूं 20 और 28 का HCF क्या है, ऐसी कौन सी संख्या जो बड़ी से बड़ी है उसका भाग दोनों में जा रहा है। तो ये छोटी संख्या आप देखते नजर आ जाएगा आपको कि 4 HCF है इनका, ये 4 HCF है। अब HCF का भाग जा रहा है तो 4 इनका फैक्टर है, यानी इनके गुणा में क्या होना चाहिए, 4 प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये 4 इंटू 5, ये क्या 4 इंटू 7। HCF क्या हाईएस्ट कॉमन, तो वो इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी। अब 4 तो दोनों में है ही है, 4 तो दोनों में है, 4 के अलावा क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 7 है। और 2 एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक संख्या अपन ने ले ली 35 और एक संख्या ले ली अपन ने 40। क्या HCF बताओगे, आप बोलोगे HCF हो जाएगा 5। 5 इंटू 7, ये 5 इंटू 8। 5 के अलावा क्या क्या है, 7 और 8। यहाँ क्या था, 4 के अलावा। HCF के अलावा क्या क्या चीजें हैं, 5 और 7। यहां HCF के अलावा क्या क्या फैक्टर्स हैं, 7 और 8। मान लो और ले लेते हैं अपन कोई संख्या
54 ले लिया और 66 ले लिया, तो 6 नजर आ रहा होगा आपको। ये क्या है, 6 इंटू 9, ये 6 इंटू 11। आप बताओ 6 तो है ही है दोनों में, 6 के अलावा जो है तो क्या क्या फैक्टर है, 9 और 11। एक आध और ले लेते हैं, चलो 72 ले लिया और 99 ले लेते हैं। 72 और 99 क्या हो, 9 इंटू 8 और 9 इंटू 11। तो HCF तो 9 है ही, HCF के अलावा इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, इसमें 8 है, इसमें 11 है। अब आप जरा गौर करिए, HCF के अलावा ये जो फैक्टर हैं इनमें आपको कोई खास बात नजर आ रही है क्या? HCF निकाल लिया, HCF हटाने के बाद जो बचे हुए फैक्टर हैं इस संख्या में और इस संख्या में, इनमें कोई खास बात आपको नजर आ रही है क्या? क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, ये जो HCF के अलावा ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो बचे हुए रिमेनिंग फैक्टर्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इनमें क्या कुछ भी कॉमन नहीं है, इन फैक्टर्स में कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। कुछ भी कॉमन क्यों नहीं है भाई साहब? क्योंकि HCF होता क्या है, सबसे बड़ा कॉमन आइटम। अब जो सबसे बड़ा कॉमन आइटम था वो तो आपने निकाल ही लिया, तो जो बचा कुचा सामान है उसमें कुछ भी कॉमन अपन को नजर नहीं आएगा। तो HCF के अलावा जो भी संख्याओं में फैक्टर्स होते हैं वो ऐसे होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और जिन आइटम्स में, जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता उनको अपन क्या बोलते हैं, ये संख्याएं कैसी हैं, असहभाज्य संख्याएं हैं। असहभाज्य संख्याएं या ये नंबर्स कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। ये नंबर्स कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। तो एक बार आपको इनको क्या करना है, नोट करना है। और इन्हीं के बेसिस पे मैं अब आपको क्या है एक चीज और बता सकता हूं। देखो अब मैं आपसे कहूं कि हमारे पास भाई साहब कोई दो संख्याएं हैं, क्या है, दो संख्याएं, उनका HCF किसने आपको बोल दिया कि भैया इन संख्याओं का HCF कितना है, 7 है। दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स है, उनका HCF क्या है, 7। तो हम क्या बोलेंगे कि 7 दोनों ही संख्याओं में प्रेजेंट होना चाहिए। 7 दोनों में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो पहली संख्या, यदि पहली संख्या 7 इंटू समथिंग होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 7 इंटू सम अदर थिंग होगी, कोई दूसरी चीज होगी। ये 7 गुणा कुछ, तो ये 7 गुणा कोई दूसरा कुछ। और ऐसा कुछ कि 7 के अलावा जो फैक्टर है x और y, इनके चर्चे क्या होंगे, x और y कैसे होने चाहिए, को प्राइम। x और y के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और एग्जांपल ले ले, कोई दो संख्याएं बताई, दो ही संख्याएं हैं, HCF बोल दिया 13, सीधा क्या बोलोगे संख्या, पहली 13x होगी तो दूसरी क्या होगी, 13y। और XY के चर्चे बाजार में कैसे होंगे, XY को प्राइम होंगे, XY में कुछ भी कॉमन कभी भी नहीं रहेगा। और एग्जांपल ले लो, कोई संख्या है उनका HCF बोल दिया 28 है, क्या फर्क पड़ता है संख्या कैसी होगी, 28x और 28y। XY के बारे में चर्चे वही सेम, XY में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। संख्याएं 2 के बजाय 3 भी हो सकती हैं, 3 संख्याएं बोल दी, बोला भैया उनका HCF जो है वो 17 है। तो संख्याएं कैसी होंगी, संख्याएं कैसी होंगी, पहली 17x होगी तो दूसरी 17y टाइप की होगी, तीसरी 17z टाइप की। और यहां हम x y z के बारे में क्या कंडीशन बोलेंगे, x और y z कैसे होने चाहिए, असहभाज्य होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, है ना। तो ये प्रोसेस कब काम का है, अपन को कई बार HCF गिवन होगा और संख्याएं माननी पड़ती, कभी कभी क्वेश्चंस में अपन को चीजों को मानना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है। तो जब HCF दिया हुआ होगा और संख्याएं मानने की जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसा कुछ क्या है कर सकते हैं, इस तरीके से संख्याओं को मान सकते हैं। तो ये आप ये बात ताकि ध्यान रहे कि हो क्या रहा है, कुछ भी कॉमन क्यों नहीं है इस बचे कुछ सामान में, क्योंकि HCF सबसे बड़ा कॉमन सामान होता है और सबसे बड़ा कॉमन सामान अपन ने क्या कर लिया, निकाल लिया। तो इस बचे कुछ में कुछ कॉमन नहीं होगा और इसी के तर्ज पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि HCF तो दोनों संख्याओं में होगा ही होगा, उसके अलावा दो फैक्टर और होंगे, एक इसमें और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो ऐसे करके हम HCF दे रखा हो तो संख्याओं को डिफाइन कर सकते हैं, संख्याएं डिफाइन करने के काम में प्रोसेस अपने आ जाएगा। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इस सवाल पे आते हैं। एक सवाल अपन मिलके करते हैं, अगला तुम लोग पहले इसको भी ट्राई कर सकते हो, हालांकि ऐसा कोई भारी सवाल है नहीं। क्या बोला, दो संख्याओं का HCF 25 है और उनका टोटल बता दिया कितना है, 325 सम बता रखा है। तो HCF जो ही क्या बोला,
जो ही HCF क्या बोला गया आपको, 25 बोला गया, HCF 25 बोलते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, संख्याएं जो हैं वो कैसी होंगी, आप कहेंगे महाराज 25x और 25y होगी। और XY के बारे में क्या चर्चा है, XY होंगे कोप्राइम। कोप्राइम बोले तो x और y के भीतर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब बोला इनका टोटल है 325, तो क्या करेंगे महाराज, 25x प्लस 25y बराबर 325, 25 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 325। अब 25 का इधर भाग लगा दो, x प्लस वाई के बारे में क्या कहेंगे आप, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अब बोला संख्याओं के कितने युग्म पॉसिबल है, संख्याएं हैं 25x और 25y। संख्याओं की संभावना किस पे डिपेंड करती है, x और y पे डिपेंड करती है। x और y के बारे में क्या पता लग गया, x और y के बारे में पता है कि x और y का टोटल कितना है, 13 है, टोटल 13 है और कोप्राइम है। तो आप बताओ दो संख्याओं का टोटल 13 कैसे कैसे बना सकते हो। एक से शुरू करें तो 1 और 12 लेके बना सकते हो ना, 1 और 12 का जोड़ भी क्या होता है 13, 2 और 11 से भी बना सकते हो, 3 और 10 से भी बना सकते हो, 4 और 9 से भी बना सकते हो, 5 और 8 से भी बना सकते हो, 6 और 7 से भी बना सकते हो, 7 और 6, ये तो रिपीट हो गया ना, एक ही बात है। कितने तरीके से आप दो संख्याओं का जोड़ 13 बना सकते हो, तो हमारे पास ये कितने तरीके आ गए, 6 तरीके आ गए। तो हम क्या कितने जोड़े बन रहे हैं, 6 तरीके बोल सकते हो या 6 पेयर आ गए, 6 युग्म क्या है हमारे पास पॉसिबल है। ऐसी संख्या है जिनका HCF क्या हो 25 हो और जोड़ क्या हो 325, उनके कितने जोड़े बनेंगे, 6 जोड़े बनेंगे। कोई बोले संख्याएं कैसी होंगी, हालांकि आंसर तो सवाल का अपने यहां से दे दिया। यदि संख्याओं देखोगे तो संख्याएं कैसी हैं, 25x और 25y। x का मान यदि आप 1 लोगे तो y क्या लेना पड़ेगा 12, यानी एक संख्या 25 इंटू 1 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी 25 इंटू 12। ये एक ऐसा जोड़ा है, ये एक ऐसा जोड़ा है जिसका HCF निकालोगे तो 25 आएगा और टोटल करोगे तो क्या मिलेगा 325 मिलेगा। यदि दो लो x की वैल्यू तो y क्या लेना पड़ेगा 11, यानी एक संख्या 25 गुणा 2 लोगे तो दूसरी संख्या क्या होगी 25 गुणा 11। ये भी है ये भी है, ऐसे ही आप जाओगे तो 25 गुणा 6, 25 गुणा 7, ये भी एक क्या है ऐसा जोड़ा है कि इसका HCF निकालोगे आपको 25 नजर आएगा, टोटल करोगे तो कितना नजर आएगा 325 नजर आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 6 जोड़े इस सवाल में पॉसिबल है। इसको उतार दो और फटाफट अगला सवाल बता दो। फुर्ती से सेम क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 31 है, उनका योग क्या है 434 है। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव है, तो हम हमेशा की तरह टूट पड़ेंगे। आप ट्राई करके बाद देखना, सॉल्यूशन सीधा नहीं। HCF 31 है, संख्या क्या 31x और 31y, 31x और 31y। XY के चर्चे कैसे हैं, को प्राइम बोले तो इनमें कुछ भी कॉमन ना होना चाहिए। इनका जोड़ करिए महाराज 31x प्लस 31y बरोबर 2, 434, 31 कॉमन आएगा, 31 इंटू एक्स प्लस वाई 434, 31 का भाग लगाइए, x प्लस वाई कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। दो संख्याओं का जोड़ 14 बनाने के तरीके बताइए आप। 14 कैसे कैसे बना सकते हो महाराज, 1 और 13 जोड़ना आपका होता है 2 और 12, 3 और 11, 4 और 10, 5 और 9, 6 और 8, 7 और 7, फिर 8 और 6, फिर रिपीट हो जाएगा। तो कितने तरीके से आप दो संख्याओं का जोड़ 14 बना सकते हो, 7 तरीके से। तो कई लोग इस सवाल का जवाब बोलेंगे फट से 7, लेकिन 7 जवाब नहीं होगा, 7 इसका क्या है गलत उत्तर है। हमारे पास XY की संभावनाएं तो आ गई, XY की 7 संभावनाएं थी, लेकिन XY पे एक शर्त लगा रखी है, बंदिश लगा रखी है। क्या बंदिश है कि ये भाई साहब ऐसे हो कुछ भी कॉमन ना हो, को प्राइम हो, असहभाज्य हो। तो जरा गौर फरमाइए, क्या 1 और 13 में कुछ कॉमन है, क्या 1 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये जोड़ा चलेगा। 2 और 12 में महाराज 2 कॉमन आ गया तो ये नहीं चलेगा। 3 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो चलेगा। 4 और 10 के बारे में देखिए 2 कॉमन है तो ये नहीं चलेगा। 5 और 9 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो चलेगा। 6 और 8 में 2 कॉमन है, 7 और 7 तो पूरा ही समान कॉमन है। तो 14 बनाने के अपने पास कितने तरीके आए, को प्राइम मोड में 14 बनाने के 3 तरीके अपन को मिल गए। तो संख्याओं के कितने जोड़े बोलेंगे अपन यहां से, 3 जोड़े।
3 जोड़े पॉसिबल है, 3 ऑप्शन में नहीं है, करेक्शन कर दो, किसी एक ऑप्शन को 3 बना लीजिए। इस सवाल का जवाब होगा 3। इसको उतार लीजिए और फटाफट नेक्स्ट पे आ जाओ। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ 2 संख्याओं का HCF 23 है, योग कितना है 1909 है। तो क्या बोलेंगे संख्याएं बताइए, 23x 23y, xy हमेशा की तरह तो प्राइम कुछ भी कॉमन ना हो। 23x प्लस 23y बराबर कितना है 1909। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी 1909 अपॉन 23। यदि आपको पहाड़े याद हैं तो आपके ऐसे ही ऐसे 23 गुणा 8 184 होता है, 6 बचेगा 69, तो 23 गुणा 3 69 होता है। तो कैलकुलेशन की सबसे बड़ी ट्रिक है टेबल्स, 30 तक पहाड़े आप याद करो, मोजे मोजे। बाकी और छोटी मोटी जो सहायक ट्रिक्स हैं वो आप जैसे जैसे कैलकुलेशन करते जाओगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, अपने आप डेवलप होती जाएंगी। x प्लस वाई 83 है। अब महाराज 83 तक आप जाओगे तो एक बार को ऐसे लग रहा है यार बहुत सारे चेक करने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो आपको एक चीज नजर आ जाएगी। 182 से स्टार्ट करो, 2 और 81, 3 और 80। देखो 83 एक प्राइम नंबर है। 83 कैसा नंबर है प्राइम नंबर। तो इनमें इनको जब आप ऐड कर रहे हो तो 83 आएगा। यदि इनमें कभी कुछ कॉमन होता तो वो कॉमन तो 83 के टुकड़ों में आता ही आता, यानी फिर 83 प्राइम रहता ही नहीं। तो प्राइम होने की क्या शर्त है कि यहां पे आप जितने भी जोड़े बनाओगे, जितने भी तरीके से आप 83 बनाओगे, सबके सब जोड़े ऐसे आएंगे जो चलने वाले होंगे। सबके सब जोड़े क्या होंगे चलने वाले, उनके अंदर किसी में भी कॉमन नहीं आएगा। तो अब आप कहां तक बनाओगे 4 79 से चलते रहिए, आगे 40 43 41 42 फिर 42 और 41 रिपीट हो गया ना, तो यहां रुक जाइए। यहां से लेकर यहां तक के जितने भी जोड़े हैं ये सारे के सारे जोड़े क्या हो जाएंगे चल जाएंगे। अब बताओ 1 से लेकर 41 तक एक तरफ संख्याएं आ रही है तो कितने जोड़े हो गए, ऐसे 41 पेयर्स जो है वो हमारे पास पॉसिबल है। आप ये चीज पिछले क्वेश्चन से भी नोट कर सकते हो। देखो इसमें 13 था तो यहां तक जितने भी जोड़े आए वो सारे के सारे क्या हैं काम के जोड़े हैं। ये नंबर जब भी आपको प्राइम मिल जाएगा टोटल में, तो जितने पॉसिबल जोड़े आप जोड़ में बना सकते हो उतना ही अपने को प्राइम पेयर अपन को मिल जाएंगे। इसमें ये प्राइम नंबर नहीं है इसलिए इसमें कॉमन आ गया। ये 83 था प्राइम था तो मेहनत अपनी क्या हो गई बच गई। यही सवाल में जैसे मान लो 83 की बजाय 100 वगैरह आ जाए तो फिर ये क्वेश्चन क्या हो गंदा हो जाता है, फिर आपको वो क्या है सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। 2-4 मिनट वाला सवाल हो जाता है। ऐसे नहीं पूछता, क्वेश्चन दिखने में बड़े हो सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन में कोई ना कोई अपन को हेल्प मिलती है। तो ये क्वेश्चन आप आज अच्छे से ट्राई कर लेना, और वही जो सीट है कल वाली क्लास के जो डिस्क्रिप्शन में उसको आप सोल्व करते रहिए, बाकी अपन कल पढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ दिन।